Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोग थे क्रेडिट। तुम हेलमेट वेलमेट लगा के कहाँ पे खड़ा हुआ है जी? सर थोड़ा मार्केट निकले हुए थे। तो मार्केट निकला तो फिर कैसे क्लास कर रहे हो? सर आपका क्लास सुनते रहते हैं सर। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? मेरे ख्याल से क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क हम लोगों को पढ़ना था। क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Hope you must be happy. No, sir, I'm happy. You are happy ना? Yes, sir. Why you are happy? कि क्लास स्टार्ट हो गया इसलिए? Yes, sir. चलो ठीक है। तो क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क यहां से पढ़ना था, यही था ना टॉपिक? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। somebody must be waiting. अब मीटिंग को क्लोज कर देते हैं, नहीं तो बार बार फिर ऐसे परेशानी होगी कि somebody will come in। ऐसे ही 6-7 मिनट हो गया। ठीक है, आई एम क्लोजिंग डाउन द मीटिंग नाउ। लॉग्ड इट। चलो, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, इसका क्या मतलब हुआ? क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रेडिट? व्हेन यू टॉक अबाउट क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? सर उधार में कुछ सर उधार देना। ठीक है, उधार देना। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब ये हुआ कि आप जिसको उधार दे रहे हैं, जो थर्ड पार्टी रिस्क होता है, उसको हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। तो आइए अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझते हैं थोड़ा, ये पूरा पॉइंट्स क्या क्या रहा है। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, सुनिएगा ध्यान से। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। Markets value the credit risk of assets and borrowers, and it reflects in prices.
क्लियर है? जो बोरोवर्स हैं और जो क्रेडिट रिस्क है, यानी कि जो उधार लेने वाले लोग हैं और जो उधार देने में जो रिस्क रिलेटेड है, उसको हम लोग प्राइस में इंडिकेट करते हैं, प्राइस में शामिल करते हैं, प्राइस में एडजस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क ऑफ traded debts such as bonds and debentures and commercial papers etc are indicated by credit rating, are indicated by what? Credit rating। अब यहां पर आप देखिएगा डेट का मतलब कर्ज, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई फाइनेंस रेज करने का दो तरीका है, या हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मार्केट में ट्रेड होता है, वो मार्केट में ट्रेड होने से पहले आप देखिएगा जितना भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक रेटिंग असाइन की जाती है, रेटिंग। Have you heard about this rating? Have you heard about rating? रेटिंग एजेंसीज के बारे में आपको कुछ पता है? जैसे केयर हो गया, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, इकरा हो गया। काम क्या? हाँ, ये सारी कंपनीज का काम क्या है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करना। अब ये जो रेटिंग करते हैं, ये रेट किस आधार पे करते हैं कि भाई इन कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, क्या ये अपने जो डेट से फंड रेज कर रहे हैं उसको ऑनर कर पाएंगे टाइमली, ठीक है? तो ये सारी चीजें which is indicated by rating agencies, clear है? Credit rating indicates risk level associated with the instruments। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ लेवल ऑफ रिस्क। तो बहुत ऊंचा जिसका क्रेडिट रेटिंग होगा, जैसे AAA होगा या AA+ होगा या और स्टेबल रेटिंग होगा, वहां पे रिस्क कम है। उन सारी कंपनियों के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम है, क्रेडिट रिस्क काफी कम है। लेकिन जिसका रेटिंग जंक होगा, डी कैटेगरी में होगा, ई कैटेगरी में होगा, सी कैटेगरी में होगा, वहां पे रिस्क ज्यादा है। अब कॉमन सेंस यूज करना है। तो जिस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन साउंड रहेगा, बैलेंस शीट स्ट्रांग रहेगा, उस कंपनी को हर कोई लोन देना चाहेगा। कंपनी वहां पे अपर हैंड पे होगी, और जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगी उसको बाजार से सस्ते रेट पे लोन मिल सकता है, वो बोरो कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो लेंडर होगा उसको भी मालूम है भाई कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट है, तो कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। इसलिए ऐसी हालत में ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंपनी क्या करती है, मतलब जिस कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेडिट रेटिंग ऊंचा रहता है उसको लोन लेने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहां पे क्रेडिट रेटिंग कम होती है वहां पे उन कंपनियों को बोरो करने में दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रिस्क ज्यादा है। जो भी आपको कर्ज देंगे वो रिस्क ज्यादा लेके कर्ज देंगे, तो जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। दूसरी बात कि जिनका क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, कमजोर होगा, वैसी कंपनियों को आसानी से मार्केट से इंटरेस्ट पे लोन भी नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which is indicated by rating agencies. Credit rating indicates risk level associated with the instruments and is factored into as add-ons to the risk-free rate of the corresponding maturity. Lower the risk level, lower is the spread over risk-free rate। ये अभी मैंने बता दिया। क्रेडिट रिस्क में अराइज either on account of default of the asset borrower। ये एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सब मैंने बता दिया। asset borrower and also the rating, when rating of a financial instrument is lowered, the spread over the risk free rate
increases as market demands higher yield or on a higher risk instrument. The result is the decline in the price of the instrument, where a default either in payment of installment or interest takes place. Market price of the financial instrument deteriorates. Here the adverse impact on price of financial instrument arises because of deterioration of the credit quality of the instrument. ये तो क्लियर है, यही तो मैंने बताया कि जहां पे जिसका क्रेडिट रेटिंग खराब है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जंक कैटेगरी में आएगा, वहां पे रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगा और उनको ज्यादा मुश्किलें होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। यही सारा पॉइंट्स इसमें मेंशन है। अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आगे का भी जो पॉइंट्स है, थर्ड पैराग्राफ से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 1 और 2 मैंने बता दिया है। थर्ड पैराग्राफ से आप लोग पढ़ के देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब पढ़ के देखो। थर्ड पैराग्राफ में डेरिवेटिव्स आर ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स, ऑप्शंस। ये सब मैंने बता दिया है, पहले हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग नया भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार पढ़ के देख लो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर साक्षी का डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसको एंटर कर लीजिए। बोलो ज्वाइन करने के लिए। चलो, जिसको आना था वो लोग आ गए हैं। अगेन आई एम लॉकिंग द मीटिंग। कुछ समझ में आ रहा है, फिर बताना पड़ेगा। बता दीजिए हाँ, सर। मार्क टू मार्केट वैल्यू क्या हुआ? वेरी गुड। मार्क टू मार्केट वैल्यू, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आप में से कोई बताएगा मार्क टू मार्केट वैल्यू क्या होता है? एनीबॉडी? सर जैसे हम लोग कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हैं या इंडेक्स में बाई कर रहे हैं, तो हम अगर लॉन्ग कर रहे हैं और हमारे फेवर में मूवमेंट गया तो सर हमको मतलब पॉइंट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा। और हमारे मूवमेंट के अगेंस्ट गया तो वो लॉस होगा सर। वो मतलब एक पार्टी हुआ जो क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग करेगा तो सर उसको प्रॉफिट हुआ, और जो दूसरा पार्टी जो शॉर्ट किया सर उसको लॉस होगा सर। इसी को बोलते हैं मार्क टू मार्केट शायद। नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं तुम्हारे आंसर को, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में आप जो पोजीशन लेते हैं,
हेलो, यस मेरी सर। आवाज आ रही है? Yes, आप sir. जो Yes, sir. आप जो मार्केट में पोजीशन लेते हैं डेरिवेटिव बेसिस पे या फिर स्पॉट पे भी, आप जो भी मार्केट में पोजीशन लेते हैं, तो जिस डे को आपने पोजीशन लिया, सुनना ध्यान से, जिस डे को आपने पोजीशन लिया उस डे के क्लोजिंग प्राइस से आपके पोजीशन को कंपेयर किया जाता है। अगर आपका डेली प्राइस जो मतलब आपने जिस प्राइस पे पोजीशन बनाया और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, आपके फेवर में है, आपका बाइंग प्राइस, पोजीशन बनाने का प्राइस क्लोजिंग प्राइस से आपके फेवर में है, तो आपका जो अकाउंट होगा वो एडजस्ट किया जाएगा। अगर डिसफेवर में है तो भी एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि जब किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो, सुनना ध्यान से, जब किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो या जब किसी ट्रेडर का पोर्टफोलियो डे टू डे बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस के आधार पे एडजस्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्क टू मार्केट, M2M कहते हैं उसको, शॉर्ट में M2M कहते हैं। मार्किंग टू मार्केट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्किंग टू मार्केट। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। आगे sir. ठीक है, गुड। ऐसा अब इसके पीछे एक लॉजिक और सुन लो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सपोज करो कि आपने रिलायंस का कोई फ्यूचर उठा लिया या किसी स्टॉक का आपने फ्यूचर उठाया, तो आप जब फ्यूचर उठाते हैं तो आप पूरा पैसा देके तो नहीं उठाते, आप मार्जिन पे काम करते हैं। आप जो मार्जिन रिक्वायर्ड है उस मार्जिन पे आपको स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि भाई मार्जिन पैसा है, तो आप मार्जिन जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो देके आप काम कर सकते हैं। आपने फ्यूचर उठा लिया। अब क्या हुआ कि आपने फ्यूचर मान लीजिए उठाया 2200 रुपए में, रिलायंस का फ्यूचर आपने 2200 रुपए में उठाया। अब आज का जो क्लोजिंग हो गया वो क्लोजिंग हो गया 2100 रुपए में, मान लीजिए 2100 में हो गया, तो आपको एक शेयर पे कितने का नुकसान हो गया? आपको एक शेयर पे नुकसान 100 हो गया 100 रुपया। अब आप समझिए, एक फ्यूचर का जो लॉट होता है उसमें 250 शेयर्स होते हैं, रिलायंस का फ्यूचर में 250 शेयर्स, तो आपको नुकसान कितना हो गया? 250 250 गुने 100। 100, यानी कि 25,000 रुपए का नुकसान हो गया, राइट? अब यस क्या सर। हुआ कि अब अगर मार्किंग टू मार्केट नहीं किया जाएगा तो हो सकता है मेरे अकाउंट में उतना सफिशिएंट पैसा ही नहीं हो, उतना यस सर। सफिशिएंट पैसा नहीं हो, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो गया ना। यस सर। तो एनएससी और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्या किया जाता है कि भाई एक फिक्स किया गया कि नहीं नहीं, ट्रेडर को मार्जिन पे हम लोग सौदा उठाने दे रहे हैं, लेकिन हमको ये भी इंश्योर करना है कि डे टू डे बेसिस पे हमको सौदा का जो भाव है ऊपर नीचे उसको उसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना है। तो 25,000 रुपए का जो मुझे मेरे अकाउंट से लॉस हुआ आज के क्लोजिंग प्राइस से, तो मेरे अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। तो इससे क्या हुआ कि जो लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा था वो आपके अकाउंट से मेकअप हो गया। तो सेम डे इसको एडजस्टमेंट करते हैं ताकि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अराइज ना हो पाए, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अराइज ना हो पाए। इसी को हम लोग कहते हैं मार्किंग टू मार्केट। एम आई क्लियर क्लास? Yes sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वेटिंग में थोड़ा अच्छा है सर, उसका बार बार से डिस्कनेक्ट हो जा रहा। चलो बोलो उसको आने के लिए जल्दी। चलो पढ़ लिए क्या है या फिर नहीं पढ़े? बाकी है? हेलो।
देखिए यही सब दिक्कत है, इसीलिए हम बंद कर देते हैं। निखत अभी आ रही है। निखत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्लास कितने बजे से है? सर हम कॉलेज गए हुए थे इसलिए मुझे लेट हो गया, बुक लाने के लिए कॉलेज गए हुए थे। ठीक। ठीक है सर। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। समझ में आ गया? यस सर। क्लास सर ये क्या है, एक मिनट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। वही तो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, देन एंड देयर सेटलमेंट हो जाता है। हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ता। पहले की व्यवस्था क्या थी कि हम लोग को वेट करना पड़ता था कि अकाउंट से पैसा निकलना, क्रेडिट होना, डेबिट होना, ट्रांसफर होना डीमैट अकाउंट में, इसमें समय लगता था। लेकिन अभी क्या है, रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब हो गया कि इमीडिएट बेसिस पे मार्केट आवर्स में ही सारा काम डेबिट क्रेडिट हो जाना। राइट? यस सर। रियल टाइम मतलब वही होता है, रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब। समझ में आ गया? फिर बताना पड़ेगा। क्लास जल्दी बताओ ना, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। देखिए इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। In market transaction, there is one party that pays money and receives a given quantity of financial paper. ये पॉइंट क्लियर है? मार्केट में एक ऐसी पार्टी होती है जो पेमेंट करता है और उसके बदले में उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है। तो अब आजकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे मिलेगा? एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो सारा कुछ डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। आगे क्या कह रहा है? दी अदर पार्टी और द काउंटर पार्टी डज द अपोजिट। जो काउंटर पार्टी होगा वो क्या करेगा? इसका ठीक अपोजिट करेगा। आया ना? अगर सपोज करो कि मैं और तोशी, तो अगर मैंने तोशी को पेमेंट किया, आई एम मेकिंग पेमेंट, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। तो मैंने पेमेंट किसको किया? तोशी को किया। तो तोशी पेमेंट की रिसीवर हो गई और तोशी उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करेगी। राइट? तो आई एम द बायर एंड तोशी इज व्हाट? सेलर। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। राइट। अब आगे क्या कह रहा है? द काउंटर पार्टी रिसीव्स द मनी एंड parts with the given quantity of financial paper. If any one of the transacting party defaults in completing the settlement, the other party suffers. The other party suffers, यानी कि हम दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट कर दे, मैंने पेमेंट कर दिया इस उम्मीद में कि तोशी से मुझे फाइनेंशियल पेपर मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पेपर मिलेगा, लेकिन तोशी ने डिफॉल्ट कर दिया। राइट?
तोशी डिफॉल्ट जैसे ही करेगी तो बायर यानी कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हो गया, आई एम द सफरर, आई विल हैव टू सफर। दिस इज नोन एज सेटलमेंट रिस्क। इसको हम लोग सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सेटलमेंट रिस्क क्या है। तो सेटलमेंट रिस्क का मतलब हुआ कि जहां पे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, जहां पे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाए या तो पेमेंट देने में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देने में, तो उसको हम लोग सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। दिस इज अ रिस्क या this risk may lead to systemic risk, and therefore monetary authorities usually take steps to put in place a risk-free settlement system to obviate the risk। obviate मतलब रिस्क को खत्म करना, रिस्क को एलिमिनेट करना। in India, Reserve Bank of India has since got in place real-time gross settlement system for the purpose, यानी कि पेमेंट दीजिए और इंस्ट्रूमेंट, एक हाथ से पेमेंट देना है, दूसरे हाथ से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेना है। अगर नहीं होगा तो आरबीआई खुद वो फाइनेंशियल वो जो ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि किसी भी एक पार्टी के तरफ से डिफॉल्ट हुआ तो जिसके तरफ से भी डिफॉल्ट हुआ, जो सफरर पार्टी है, उसने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट उसको वापस मिल जाएगा। इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. म्यूट कर लो। सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क पीडीएफ मिल गया आप लोगों को। सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क देखो, बैच में मिला हुआ होगा, ग्रुप में देखो। हेलो, Yes, sir. मिला हुआ है ना ग्रुप में? Yes, sir. ठीक है, विजिबल है सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क? यस। हेलो, यस सर। ये सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क का मतलब क्या हुआ? हेलो, इसको कम करना सर। रिस्क को कम करना, उल्टा मतलब रिस्क किस फैक्टर, मतलब कैसे आता है सर? हाँ जी। हाँ, रिस्क कैसे आता है उसको आइडेंटिफाई। हेलो, हेलो, यही सब दिक्कत है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Now we turn to systemic analysis of, hello, यस सर।
Now we turn to systematic analysis of major financial market risks factors. ठीक है? Downside risk can be decomposed into two types of drivers, exposures, and risk factors. These decomposition is useful because it separates risk from a component over which the risk manager has control, exposure, and another component that is exogenous, the risk factors. We illustrate this decomposition in the context of a simple asset, a fixed coupon bond. अब आप देखिए ये जो पॉइंट लिखा गया, इस पॉइंट का मतलब समझिए. मार्केट में जो रिस्क होता है, उन सारे रिस्क को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा दो फैक्टर्स के ऊपर, या दो कैटेगरी में. पहला, एक ऐसा रिस्क, एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोलेबल है, जो कंट्रोलेबल है, जो मैनेजमेंट चाहे, जो इन्वेस्टर चाहे उसको मैनेज कर सकता है. और दूसरा हो गया जो अनकंट्रोलेबल है, जिसपे आप केवल रिएक्ट कर सकते हैं. जो कंट्रोलेबल होगा उस पे आपको प्रोएक्ट करना पड़ेगा, और जो अनकंट्रोलेबल होगा उस पे आपको रिएक्ट करना पड़ेगा. मैंने दो शब्दों का यूज किया, प्रोएक्ट एंड रिएक्ट. प्रोएक्ट कहां पर होगा? प्रोएक्ट कहां पे होगा? प्रोएक्ट वहां पर होगा कंट्रोलेबल में सर, जहां पे जो फैक्टर्स जो रिस्क को जनरेट कर रहा है वो फैक्टर्स कंट्रोलेबल होगा. तो हमको पहले से देखना पड़ेगा, हमको पहले से विजुअलाइज करना पड़ेगा, पहले से असेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे हम लोगों को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा. लेकिन जो कंट्रोल में नहीं है वहां पे क्या करेंगे भाई? जब घटना घट जाएगी उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे सिचुएशन के हिसाब से. आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बॉन्ड है, कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड कूपन बॉन्ड. अब ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज फिक्स्ड कूपन बॉन्ड? स्पेसिफिक पीरियड के बाद सर कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. नहीं, फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, यहाँ पे कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है बाबू. कूपन का मतलब इंटरेस्ट. तो एक ऐसा बॉन्ड जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो पहले से फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता. यस सर, यस सर. The next four sections then turn to the major categories of market risks, जिसमें currency, fixed income, equity and commodity risk are analyzed. ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? मार्केट रिस्क का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? करेंसी है. करेंसी रिस्क, फिक्स्ड इनकम रिस्क, इक्विटी एंड कमोडिटी रिस्क्स आर एनालाइज्ड. Currency risk refers to the volatility of floating exchange rates and devaluation risk for fixed currencies. समझ में आया क्या? ये लाइन पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई. करेंसी रिस्क में क्या क्या जुड़ा हुआ है? करेंसी रिस्क में क्या जुड़ा हुआ है? करेंसी रिस्क का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने आईएफएस में पढ़ा है. करेंसी रिस्क क्या होता है? करेंसी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क. फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उससे जुड़ा हुआ रिस्क हम लोग करेंसी रिस्क कहते हैं. तो अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में बदलाव आएगा वो दो कारणों से आ सकता है. एक, अगर वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, और दूसरा अगर वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होगा? करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन का रिस्क होगा, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के आधार पे करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करती है. और जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा वहां पे मार्केट का फोर्सेस का कोई रोल ही नहीं होता. वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा करेंसी को डिवैल्यू किया जाता है, या रिवैल्यूएशन का जो की वजह से नुकसान होता है. तो वही लिख रहा है यहाँ पे. आप लाइन दोबारा पढ़िए. करेंसी रिस्क रेफर्स टू द वोलेटिलिटी ऑफ floating exchange rates and devaluation risk for fixed currencies. Fixed currency मतलब जहां पे exchange rate fix होता है वहां पे devaluation का risk है, revaluation का risk है. लेकिन जहां पे floating exchange rate है, market forces तय करेगा
वहां पे करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का रिस्क है। अब आइए, फिक्स्ड इनकम रिस्क रिलेट्स टू द टर्म स्ट्रक्चर रिस्क, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट रिस्क, रियल यील्ड रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क एंड प्रीपेमेंट रिस्क। ये अलग अलग तरीके का रिस्क है। मतलब फिक्स्ड इनकम रिस्क से जुड़ा हुआ रिस्क क्या क्या है, रिलेट्स टू, अब इसको आगे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ये सिर्फ आपको टर्म याद करना पड़ेगा। रिलेटेड टू टर्म क्या क्या, स्ट्रक्चर रिस्क हो सकता है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, यानी कि ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर नीचे हो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। रियल यील्ड रिस्क, रियल यील्ड रिस्क का मतलब क्या हो गया, रियल यील्ड का मतलब जब प्राइसेस, मान लीजिए जैसे इंडिया और अमेरिका, क्या दोनों जगहों पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम है? क्या दोनों जगहों पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम है? हेलो, नो सर, नो सर। No, sir. No. तब किसी भी जगह पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम नहीं है। तो रियल यील्ड रिस्क का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा रिस्क जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी के हिसाब से यील्ड वैरी करता हो। तो जहां पे इंटरेस्ट रेट ऊंचा हो, सुनिएगा ध्यान से, जहां पे इंटरेस्ट रेट ऊंचा हो लेकिन वहां पे महंगाई भी ज्यादा है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से क्या होगा, रियल यील्ड तो मेरा कम हो गया। क्यों? क्योंकि भले ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा हो लेकिन वहां पे महंगाई ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट लेके क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो जो प्राइस मूवमेंट होता है, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का फोर्सेस होता है, उससे भी आपका यील्ड रिस्क अफेक्टेड होता है। तो वही कह रहा है, रियल यील्ड रिस्क, उसका क्रेडिट स्प्रेड रिस्क एंड प्रीपेमेंट रिस्क। अब इक्विटी रिस्क कैन बी डिस्क्राइब्ड in terms of country risk, industry risk and stock specific risk। जो इक्विटी रिस्क हो सकता है वो उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं किसमें, कंट्री रिस्क में बांट सकते हैं, इंडस्ट्री रिस्क में बांट सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क में बांट सकते हैं। कमोडिटी रिस्क में क्या आ गया, इंक्लूड्स वोलेटिलिटी रिस्क, उसके बाद कन्वीनियंस, यील्ड रिस्क, delivery and liquidity risk. This chapter primarily focus on the volatility and correlation measures as drivers of risk. ठीक है, अब हम लोग आगे सीधा बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉस, सोर्सेज ऑफ लॉस और डीकम्पोजिशन, यानी कि हमारे पास कहां से लॉस हो सकता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पॉइंट कटा हुआ है उसको छोड़ देने का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डू वी हैव टाइम? ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, देखिएगा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मार्केट लॉस इज इक्वल टू एक्सपोजर इनटू एडवर्स मूवमेंट इन फाइनेंशियल वेरिएबल। लॉस कैसे निकालेंगे? मार्केट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट लॉस का फॉर्मूला होता है एक्सपोजर इनटू एडवर्स मूवमेंट इन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। इसका मतलब कोई मुझे बता पाएगा क्या जल्दी? Anybody? Anybody would like to answer? मार्केट लॉस क्या हुआ? मार्केट लॉस इसमें आप कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझ में आया? सर तो एक्सपोजर मार्केट मतलब तो लॉस, रिस्क होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे रिस्क का मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया? एक्सपोजर का मतलब हुआ कि नहीं, रिस्क नहीं,
यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब हुआ कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने शेयर्स, कितना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कितना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सपोज करो कि आपने 10 इक्विटी मतलब 10 शेयर्स लिया किसी कंपनी का, 10 शेयर्स आपने लिया, तो आपका एक्सपोजर, आपका रिस्क कितना हुआ? यहाँ पे एक्सपोजर जो बता रहा है, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एडवर्स मूवमेंट इन फाइनेंशियल वेरिएबल। तो आपने अगर ये 10 शेयर लिया है, मान लीजिए 100 रुपए में, 100 रुपए में अगर आपने 10 शेयर लिया, अब अगर एडवर्स जो अभी इसका प्रेजेंट मार्केट प्राइस हो गया वो 95 हो गया, तो आपके परचेज प्राइस से इसका एडवर्स मूवमेंट कितना हो गया? आपके फाइनेंशियल वेरिएबल में एडवर्स मूवमेंट कितना हुआ? हाउ मच इज द एडवर्स मूवमेंट? हेलो सर एक बार फिर से समझे सर, नहीं समझ में आया। अरे मार्केट लॉस निकाल रहे हैं, मार्केट लॉस का फॉर्मूला क्या था? मार्केट लॉस का फॉर्मूला एक्सपोजर इनटू व्हाट? adverse movement in financial variable. तो यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज एक्सपोजर? यूनिट्स या क्वांटिटी? यूनिट्स या क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया? यूनिट्स या क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एडवर्स मूवमेंट इन क्या? फाइनेंशियल वेरिएबल। तो एडवर्स मतलब विपरीत। तो सपोज करो कि वही मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने किसी कंपनी के 10 शेयर्स को खरीदा, तो आपका एक्सपोजर कितना हो रहा है? हाउ मच इज योर एक्सपोजर? एक्सपोजर कितना हो रहा है? 10। आपने इसको खरीदा है कितने में? आपने इसको खरीदा है मान लीजिए ₹100 में, और अभी इसका मार्केट प्राइस 95 एक शेयर का हो गया, तो एडवर्स मूवमेंट कितना हुआ आपका? सर 5 रुपए। 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए एडवर्स मूवमेंट हुआ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा मार्केट लॉस कितना हो गया? 50 सर। 50। अब यही मेरा सपोज करो कि एक्सपोजर अगर 100 यूनिट्स का रहता और मैंने 100 रुपए में लिया, उसका मार्केट प्राइस अभी 80 रुपए हो गया, तो एडवर्स मूवमेंट कितना हुआ? 20 का सर। 20। तो एक्सपोजर इनटू एडवर्स मूवमेंट, एक्सपोजर मतलब हमने 100 पे लिया, मल्टीप्लाइड बाय 20 बराबर कितना हो गया? 2000। तो यही इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब बड़ा क्लियर है। एक्सपोजर का मतलब हुआ कि क्वांटिटी, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की। क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स एक्सपोजर, क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स रिस्क, क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स रिस्क। हमको लॉस निकालना है, तो लॉस निकालेंगे कैसे? जिस प्राइस पे हमने परचेज किया, जिस प्राइस पे हमने परचेज किया और अभी का करंट प्राइस अगर उससे कम है, तो जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट होगा, उससे जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मार्केट लॉस निकल गया। हम प्रॉफिट में कब आते? मार्केट प्रॉफिट में कब आते? जितना मैंने एक्सपोजर लिया है, अगर वो एक्सपोजर की क्वांटिटी जिस प्राइस पे मैंने लिया, अभी का मार्केट प्राइस मेरे परचेज प्राइस से जब ऊपर हो जाएगा, तो मुझे मार्केट प्रॉफिट होगा। अगर मैंने 10 शेयर लिया, 100 रुपए में लिया, उसका रेट 110 रुपए हो गया, तो 10 रुपए मेरे फेवर में आया। एडवर्स मूवमेंट नहीं हुआ, फेवर में मूवमेंट हुआ। तो मेरे लिए मार्केट प्रॉफिट कितना होगा? मेरी क्वांटिटी थी 10, फेवरेबल मूवमेंट कितना था? 10, तो 10 इंटू 10 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट होता। यस और नो? जैसे इसको मैं एक और भी, हाँ, मैं इसको एक और भी एग्जांपल से एकदम क्लियर, आज का ही मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूं। जैसे मैंने इन्फोसिस आज लिया है, इन्फोसिस कैश में, ठीक है,
इन्फोसिस मैंने 100 शेयर्स लिया, तो एक्सपोजर मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई? 100 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स हो गया क्वांटिटी। एक्सपोजर मेरा जो भी रिस्क होगा वो इसी 100 शेयर पे ना रिस्क होगा। Yes, sir. sir. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने उसको लिया था 1406 रुपए 40 पैसे में। कितने में लिया था? 1406 रुपए 40 पैसे में। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आप देखिए कि अगर अभी ये मेरा परचेज प्राइस, दिस इज माय परचेज प्राइस, अभी का जो मार्केट प्राइस जो मुझे दिख पा रहा है दैट इज 1414 रुपए 45 पैसे मुझे दिख पा रहा है। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये एडवर्स मूवमेंट हुआ या फिर फेवरेबल मूवमेंट हुआ? फेवरेबल हुआ सर। फेवरेबल हुआ, तो मेरे लिए मेरे फेवर में 8 हुआ। तो ये जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एम इन प्रॉफिट, मैं मार्केट प्रॉफिट में हूं, 800 रुपए के मार्केट प्रॉफिट में। लेकिन अगर मुझे लॉस होता, लॉस कब होता? जब वो अगर ये 1406 मैं से कम होता। 1406 से कम हो जाता। वेरी गुड। अब अगर ये सपोज कीजिए कि 1400 रुपए हो जाता, 1400 रुपए 40 पैसे हो जाता मार्केट प्राइस, लॉस। तो अब क्या होता? मेरा एडवर्स मूवमेंट -6 हो जाता। Yes, sir. तो अब जब -6 हो जाता तो अब मेरा लॉस क्या होता? 100 into 6 यानी कि 600 रुपए का मेरा मार्केट लॉस होता। Yes, sir. तो आपको यही समझना है, एक्सपोजर का मतलब बड़ा क्लियर है बाबू। एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे कि आपने कितना क्वांटिटी में एक्सपोजर लिया है। एक्सपोजर का मतलब क्वांटिटी। जैसा तोशी ने बताया कि सर एक्सपोजर का मतलब तो रिस्क होता है, तो रिस्क इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, रिस्क इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? Yes, sir.